दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं और ये टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। कल मैं दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पेपर पढ़ रहा था और वहीं पे एडिटोरियल में समान नागरिक संहिता पे एडिटोरियल दिया हुआ था। ये वो टॉपिक है जो मैं देखता हूँ लगातार चर्चा में चलती है। जब से मैं यहाँ पे न्यूज़ एनालिसिस कर रहा हूँ तब से ये टॉपिक लगातार चर्चा में चलती है और कई बार न्यूज़ एनालिसिस के दौरान इस पर हमने चर्चा यहाँ पे किया। लेकिन एक सेपरेट वीडियो मैं आज यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की क्लियर हो सके कि समान नागरिक संहिता है क्या, या समान नागरिक संहिता के क्या सकारात्मक पॉइंट है, क्या नकारात्मक पॉइंट है। ये डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। समान नागरिक संहिता को भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में स्थान दिया गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसको स्थान दिया गया है, लेकिन आज तक भारत में इसे लागू नहीं किया गया। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको रखूँगा कि क्यों समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहिए और क्यों समान नागरिक संहिता को देश में लागू नहीं करना चाहिए। दोनों ही पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट आपके सामने में रखूँगा। उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी राय दें, अपनी राय बनाएं कि क्या समान नागरिक संहिता को देश में लागू होना चाहिए या समान नागरिक संहिता को देश में लागू नहीं होना चाहिए। इस पे आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करें। कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है या न्यूज़ एनालिसिस होता है या दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण है, वो सब मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, इसलिए टेलीग्राम जाकर के जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, देश में दो तरह के कानून होते हैं। एक कानून होता है आपराधिक कानून, जिसे हम लोग क्रिमिनल सूट कहते हैं। तो एक आपराधिक कानून होता है जिसमें मान लीजिए कहीं चोरी व्यक्ति करते हुए पकड़ा जाता है, हिंसा करते हुए पकड़ा जाता है, बलात्कार करते हुए पकड़ा जाता है या अन्य चीज़ों में पकड़ा जाता है। तो ये सब जो आता है, ये आता है क्रिमिनल सूट के तहत, यानी आपराधिक कानून के तहत ये सब आता है। और इसके लिए सब के लिए समान कानून है हमारे देश में। अगर आप किसी का मर्डर करते हैं, अगर किसी के साथ किसी का चोरी करते हैं या कोई अन्य चीज़ें करते हैं, तो आपराधिक कानून सबके लिए सेम है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। आपराधिक कानून में कोई विभेद नहीं है। तो विभेद कहाँ है? विभेद है नागरिक संहिता पे, सिविल सूट पे विभेद है। सिविल सूट जो है, हिंदू धर्म का अलग सिविल सूट होता है, मुस्लिम का अलग अपना सिविल सूट है, क्रिश्चियन का अलग अपना सिविल सूट है, ईसाई का अपना अलग सिविल सूट है। हर एक जाति धर्म के व्यक्ति का अपना अलग अलग सिविल सूट है, अपना अपना अलग नागरिक संहिता है। और इसी को लेकर के लगातार मांग उठती है। जैसे गोद लेने की प्रथा हिंदू धर्म का अलग है, मुस्लिम का अपना अलग है। तलाक की प्रथा जो है हिंदू धर्म का अलग है, मुस्लिम का अलग है, ईसाई का अलग है, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है। इसी तरह से अन्य जो नागरिक संहिता के तहत आता है, अन्य चीज़ें आती है, उत्तराधिकार का कानून आता है, ये भी अपना अपना अलग अलग कानून अलग अलग धर्मों का है। तो इसी को लेकर के लगातार मांग उठती है कि नागरिक संहिता पे जिस तरह से आपराधिक संहिता देश में सबके लिए समान है, उसी तरह से नागरिक संहिता भी देश में सबके लिए समान होनी चाहिए। और ये चर्चा हमारे संविधान में भी किया गया था। बाबा साहेब अम्बेडकर इसके समर्थक थे कि समान नागरिक संहिता को देश भर में लागू किया जाना चाहिए, इस बात के वो समर्थन किए थे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। देखिए, ये कल का एडिटोरियल है, ये यहाँ पे ये एडिटोरियल आप लोग पढ़ सकते हैं। ये भी काफ़ी यूजफुल एडिटोरियल है समान नागरिक संहिता को लेकर के। समान नागरिक संहिता को लेकर के बेसिक यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूंगा 15 से 20 मिनट के अंदर। तो बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन बहुत डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो 4 घंटा की एक वीडियो पड़ा हुआ है और ये वीडियो दृष्टि आईएएस के जो फाउंडर है विकास दिव्यकीर्ति सर, उन्होंने बनाया है। तो आप जाकर के डिटेल में अगर समान नागरिक संहिता को समझना चाहते हैं तो उनके वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। लगभग 4 घंटा का वीडियो है। अब देखिए, समान नागरिक संहिता चर्चा में क्यों है, वर्तमान में क्यों इस पे एडिटोरियल आ रहा है और वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में है 2 कारण से। एक कारण तो महत्वपूर्ण कारण यह है कि गुजरात में जो वर्तमान में जो सरकार है, गुजरात में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का कहना है कि अगर वो पुनः जीत के आती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी।
यानी गुजरात के तत्कालीन सरकार या तत्कालीन सरकार में जो पार्टी है उस पार्टी का कहना है कि अगर पुनः वो जीत के आती है तो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को वो पूरे गुजरात में लागू करेगी। उसके अलावा फिर चर्चा में क्यों है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने भी इसी तरह का कुछ प्रॉमिस किया था। उत्तराखंड में भी जो बीजेपी की सरकार थी उन्होंने कहा था कि अगर वो जीत के आएगी तो फिर उत्तराखंड में पूरे उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। और इसी दिशा में एक कदम उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाया है। उत्तराखंड सरकार ने किस तरह से हमारे यहाँ समान नागरिक संहिता को लेकर के लागू किया जाए उसके लिए रंजना प्रकाश देसाई समिति बनाई है। रंजना प्रकाश देसाई समिति बेसिकली बातचीत कर रहे हैं वहाँ के लोगों से कि किस तरह से वहाँ पे समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना चाहिए। अब देखिए कुछ मिथ है हिंदू समाज में, कुछ लोगों को ये मिथ है कि समान नागरिक संहिता का जो समर्थन है हर एक हिंदू करता है। ऐसा नहीं है। हिंदू में भी अगर आप देखिएगा संहिता समान नागरिक संहिता को लेकर के तरह तरह के मिथ हैं। जैसे उत्तराखंड में अगर आप देखिएगा वर्तमान में तो वहाँ के साधु संत समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं। हिंदू समाज को ही अगर आप देखिएगा तो नॉर्थ ईस्ट का जो हिंदू है उसका कल्चर अलग है, उसका सिविल सूट अलग है। बिहार, यूपी, उत्तराखंड का अगर हिंदू देखिएगा तो यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का सिविल सूट अलग है। और इसी तरह से हमारे यहाँ जो साउथ है, तमिलनाडु हो गया, केरला, ये सब का क्षेत्र का वहाँ के जो हिंदू कम्युनिटी हैं उनका अपना अपना अलग अलग संहिता है। तो हिंदू कम्युनिटी में भी पूरे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों की संहिता है। तो ऐसा नहीं कि हर एक हिंदू भी इसका समर्थन करता है। उत्तराखंड के साधु संत इसका विरोध फिलहाल कर रहे हैं और उसी को लेकर के रंजना प्रकाश देसाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस हैं, ये समिति बनाया गया इनकी अध्यक्षता में। और ये वहाँ के जो विभिन्न कम्युनिटी है इंक्लूडिंग वहाँ के साधु संत और भी जितने कम्युनिटी है सब कम्युनिटी से बात कर रही है कि किस तरह से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। इसी तरह से 21वें विधि आयोग के व्यापक चर्चा के लिए वर्ष 2018 में अपनी वेबसाइट पे पारिवारिक कानून में सुधार पे एक परामर्श पत्र अपलोड किया गया था। और दिल्ली उच्च न्यायालय का कहना था कि विधि आयोग की रिपोर्ट को मिलने के बाद वो इस पर बहस करेंगे। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो आपको ये दिखाता है कि क्यों वर्तमान में समान नागरिक संहिता चर्चा में है। और यद्यपि गुजरात इलेक्शन होने वाला है, गुजरात इलेक्शन को लेकर के ये काफ़ी चर्चा में है और ये वो टॉपिक है जो वर्ष भर चर्चा का विषय बना रहता है। तो ऐसा नहीं कि एक दिन चर्चा का विषय है, वर्ष भर इस पर चर्चा होती रहती है। अब देखिए समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आर्टिकल 44 के अनुसार भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। इसका व्यापक अर्थ है कि भारत के सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान धर्मनिरपेक्ष कानून होना चाहिए। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इतना मतलब होता है कि जितने भी जाति धर्म है भारत में सबके लिए एक समान धर्मनिरपेक्ष कानून होना चाहिए, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। एक देश एक कानून का कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं समान नागरिक संहिता से संबद्ध है। बेसिकली सिविल सूट में अगर आप देखेंगे यानी नागरिक संहिता में अगर आप देखेंगे तो उत्तराधिकार का कानून, विवाह का कानून, तलाक का कानून, बच्चों के संरक्षण का कानून, जो गुजारा भत्ता होता है तलाक देने के बाद जो गुजारा भत्ता होता है वो, उसके बाद संरक्षण आदि को लेकर के अलग अलग धर्म का अपना अलग अलग कानून है। और अलग अलग धर्म ही मैं क्यों बोलूँ कि हिंदू कम्युनिटी में भी अलग अलग जगह अपना अलग अलग कानून है। तो इसलिए अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, बच्चों के संरक्षण, गुजारा भत्ता, संरक्षण, इसके लिए पूरे देश में समान कानून होगा। हर एक जाति धर्म के लिए समान कानून होगा इस सब चीज़ के लिए। समान नागरिक संहिता न किसी धर्म पे आक्रमण है और ना ही इसका कोई नुकसान पहुंचा रहा है। एक देश एक कानून होना चाहिए। समान नागरिक संहिता को व्यापक रूप से लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में इसको स्थान दिया गया था। और हमारे देश में जो संविधान निर्माता थे उनकी ये विचार थे कि जब राज्य परिपक्व हो जाएंगे तो खुद इसे लागू करेंगे। लेकिन आज 75 ईयर के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया। अब देखिए समान नागरिक संहिता के पक्ष में मैं कुछ पॉइंट रख रहा हूं
कि समान नागरिक संहिता को पूरे देश में क्यों लागू किया जाना चाहिए या यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों लागू किया जाना चाहिए, इसके पक्ष में मैं कुछ पॉइंट रखूंगा। उसके बाद समान नागरिक संहिता को क्यों लागू नहीं किया जाना चाहिए, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द को समाहित किया गया था, यह हम सभी जानते हैं। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। धर्म सभी के लिए निरपेक्ष होगा, यानी कानून भी सबके लिए समान होना चाहिए। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। यानी जो हमारे संविधान में प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द को जो जोड़ा गया, इसका सिंपल मतलब यह होता है कि सभी नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए। मूल अधिकारों में विधि के शासन की अवधारणा विद्यमान है, लेकिन इन्हीं अवधारणाओं के बीच में लैंगिक असमानता जैसी कुरीतियां विद्यमान है। जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के शासन का प्रावधान है, यानी विधि का शासन होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए और कानून का समान रूप से सबको संरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन यहीं पे हम लोग देखते हैं इसके अपोजिट में क्या होता है कि लैंगिक असमानता आज भी विद्यमान है। महिला और पुरुष में विभेद किस तरह से किया जाता है, ट्रिपल तलाक को लेकर के किस तरह से इशू क्रिएट किया गया। तो लैंगिक असमानता हम लोग जानते हैं कि आज भी समाज में विद्यमान है और इसको दूर करने के लिए आवश्यकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, ताकि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिल सके। ट्रिपल तलाक जैसी कुरीतियां समाज में, हलाला जैसी जो कुरीतियां हैं वो समाज से दूर हो सके। सामाजिक संस्कृति के सम्मान के नाम पे किसी वर्ग की राजनीतिक समानता का हनन करना संविधान के साथ साथ सांस्कृतिक और समाज के साथ भी अन्याय है, इसलिए भी समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना चाहिए। धार्मिक रूढ़ियों की वजह से समाज के किसी वर्ग के अधिकारों का हनन रोका जाना चाहिए। साथ ही विधि के समक्ष समता की अवधारणा के तहत सभी के लिए समानता का व्यवहार करना चाहिए। देखिए, अगर आप देखेंगे जो अभी तो ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया है, लेकिन हलाला जैसी प्रथा आज भी विद्यमान है। विशेष रूप से मुस्लिम समाज में हलाला जैसी प्रथा आज भी विद्यमान है। अगर इन सब प्रथाओं को रोकना है, जो पुरानी कुरीतियां हैं उस कुरीतियां को रोकना है, जिस तरह से हिंदू धर्म में एक समय में सती प्रथा जिस तरह से विद्यमान था, उसी तरह से हलाला जैसी कुछ प्रथाएं जो कुरीतियां हैं आज भी मुस्लिम समाज में विद्यमान है। आवश्यकता इस बात की है कि इसे रोका जाए, और अगर हमें इसे रोकना है तो समान नागरिक संहिता को देश में लागू करना होगा। वैश्वीकरण के वातावरण में महिलाओं की भूमिका समाज में महत्वपूर्ण हो गई है। महिलाओं की भूमिका समाज में सशक्त हो रही है, महत्वपूर्ण हो रही है। इसलिए महिलाओं को भी पुरुष के समान अधिकार दिया जाए, और महिलाओं के पुरुष के समान अधिकार देने से जो रोकता है, कई सारा कानून रोकता है। विशेष रूप से हर एक धर्म का अपना अपना कानून जो है इसे रोकता है। इसलिए आवश्यकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति पे समान अधिकार और मंदिर प्रवेश के समान अधिकार जैसे न्यायिक निर्णय के माध्यम से समाज में समता हेतु उल्लेखनीय प्रयास किया। सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरह से समाज में समानता कायम हो। इसी कारण देखें कि सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति पे समान अधिकार दिया है, यानी जो बेटा होगा या बेटी होगी, दोनों को जो पिता के संपत्ति पे समान अधिकार होगा। मान लीजिए एक पिता है, उसके 2 बेटा है, 1 बेटी है, तो 3 भाग में उसकी संपत्ति विभक्त होगी और तीनों का समान अधिकार होगा। इस तरह का निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। मंदिर में प्रवेश करने के समान अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। तो आवश्यकता इस बात की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, ताकि ये सब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है ये और अधिक सशक्त हो सके, व्यापक रूप से ये लागू हो सके, समाज पूरी तरह से बदलाव के दौर से गुजर सके। आर्टिकल 44 पे बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि धर्म को इतना विस्तृत और व्यापक क्यों क्षेत्र दिया जाए कि वह संपूर्ण जीवन पे कब्जा कर ले और विधायिका को इसमें हस्तक्षेप करने से रोके। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर कई जगह बहुत क्लियर उनका थॉट है, और एक क्लियर थॉट उनको आर्टिकल 44 को लेकर के था। आर्टिकल 44 लागू होना चाहिए उनका मत था, और उन्होंने कहा था कि धर्म को इतना विस्तृत और व्यापक नहीं होना चाहिए, यानी धर्म को इतना स्पेस नहीं दिया जाना चाहिए कि वो आपके जीवन पे ही कब्जा कर जाए।
जीवन के अधिकार और धर्म के अधिकार में जीवन का अधिकार अधिक इंपॉर्टेंट है, धर्म का अधिकार उससे कम इंपॉर्टेंट है। धर्म का अधिकार भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन धर्म का अधिकार जीवन के अधिकार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था। और धर्म के अधिकार को या धर्म को इतना विस्तृत और व्यापक होने की आवश्यकता नहीं है कि ये संपूर्ण जीवन पे कब्जा कर ले या विधायक इसमें हस्तक्षेप करने से बचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म को इतना विस्तृत और व्यापक नहीं होना चाहिए। धर्म आपका इंडिविजुअल मैटर है, इसे इंडिविजुअल तौर पे लेना चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में महिला अपराध की समस्या को भी समाधान किया जा सकता है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे तो जो महिला अपराध हो रहा है देश में, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है, महिला उत्पीड़न जैसी घटनाएं हो रही है, घरेलू हिंसा जैसी घटनाएं हो रही है, इन सब को सीमित किया जा सकेगा यदि देश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। और एक और मत है कि गोवा में ऑलरेडी समान नागरिक संहिता लागू है, जब से गोवा आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले से लागू है। तो गोवा में समान नागरिक संहिता चल रहा है और अच्छे से चल रहा है, ठोक बजा के चल रहा है। तो ये भी मत है कि जब गोवा में समान नागरिक संहिता चल रहा है और ठोक बजा के चल रहा है तो पूरे देश में अगर ये लागू होगा तो भी अच्छे से ये लागू होगा, पूरी अच्छी तरह से ये इम्प्लीमेंटेशन होगी, इसका पूर्ण रूप से क्रियान्वयन होगा और पूरे देश में ये आवश्यकता है कि गोवा की तरह समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। अब देखिए, जब मैं पक्ष में मत देता हूं तो मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से मेरा झुकाव पक्ष की तरफ है, लेकिन विपक्ष पे भी मैं मत दूंगा तो मुझे लगेगा कि विपक्ष पे भी मेरा अच्छा झुकाव, और होना भी यही चाहिए। जब किसी टॉपिक पे आप डिस्कस करते हैं या कोई टॉपिक पे आप पॉइंट बनाते हैं तो जब उसके सकारात्मक संदर्भ को देखें तो पूरी तरह से उसमें खो जाना चाहिए, और जब उसके नकारात्मक संदर्भ को देखें तो भी पूरी तरह से खो जाना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं विपक्ष में कुछ तर्क दूंगा तो ये आपको रियलाइज होगा कि क्यों देश में समान नागरिक संहिता को आज तक लागू नहीं किया गया है या क्यों समान नागरिक संहिता को देश में लागू करना नहीं चाहिए। तो पहला पॉइंट यह है कि सामाजिक संस्कृति की विशेषता को वरीयता दी जानी चाहिए, क्योंकि समाज में किसी धर्म के असंतुष्ट होने से शांति की स्थिति बन सकती है, और भारत जैसे विविधता वाले देश में यह सही नहीं है। देखिए, भारत के बारे में कहा जाता है कि 5 कोस में पानी और 10 कोस में भाषा चेंज हो जाता है यहाँ पे, यानी यहाँ से 5 कोस दूर जाइएगा तो यहाँ पे जो भाषा होगी 5 कोस दूर यहाँ पे 10 कोस में भाषा चेंज हो जाती है और 5 कोस में पानी चेंज हो जाता है। तो ये भारत की विविधता को दर्शाता है। भारत जैसे विविधता वाले देश में आवश्यकता इस बात की है कि विविध संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, जो विभिन्न धर्म है उसकी रक्षा होनी चाहिए, विभिन्न संस्कृति है उसकी रक्षा होनी चाहिए, विभिन्न समुदाय है उसकी रक्षा होनी चाहिए, विभिन्न ट्राइब है, विभिन्न ट्राइब का जो है विभिन्न जनजाति का अपना अपना कानून होता है तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। आवश्यकता ये है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में विविधता को बनाए रखने की आवश्यकता है, और अगर हमें विविधता को बनाए रखने की आवश्यकता है तो समान नागरिक संहिता कैसे लागू होगा। अब सोच कर देखिए कि नागालैंड में जो हिंदू रहते हैं वो बिहार के हिंदू से कैसे इक्विवेलेंट हो सकता है। वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ का पहाड़ है, वहाँ का कल्चर अलग है। तो बिहार का हिंदू और नागालैंड के हिंदू समान कैसे हो सकता है? नागालैंड के क्रिश्चियन और बिहार के क्रिश्चियन समान कैसे हो सकता है? क्योंकि नागालैंड का अपना कल्चर है और अपने कल्चर के तहत वहाँ पे जो भी जाति धर्म के लोग नागालैंड में रहते हैं वो उस कल्चर के अनुसार अपने आप को एडॉप्ट किए हैं। बिहार में अपना कल्चर है, झारखंड में अपना कल्चर है, यहाँ पे अपने कल्चर के अनुसार यहाँ के जाति धर्म के लोगों ने अपने आप को एडॉप्ट किया है। नागालैंड में जो मान लीजिए ट्राइब लोग रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जो ट्राइब लोग रहते हैं उसका अपना कल्चर है, और बिहार में जो ट्राइब रहते हैं उसका अपना कल्चर है। तो ये कल्चर को समान अगर हम करेंगे तो देश में विविधता समाप्त हो जाएगा। और भारत जैसे देश के लिए एकीकरण के लिए आवश्यक है कि भारत में विविधता को बनाए रखने की आवश्यकता है, और विविधता बनाए रखने की आवश्यकता है, इसलिए आवश्यकता है कि समान नागरिक संहिता देश में लागू नहीं होना चाहिए। और यही कारण है कि 75 वर्ष तक आज तक समान नागरिक संहिता देश में लागू नहीं हुआ। यह भी मिथक है कि हिंदू एक समान कानून द्वारा शासित होते हैं। उत्तर के निकट संबंधी के साथ विवाह वर्जित है, लेकिन दक्षिण में इसे शुभ माना जाता है। यह भी लोगों में मिथ है कि हिंदू में हर जगह एक समान कानून है, ऐसा नहीं है। उत्तर भारत में अगर आप देखेंगे तो अपने जो निकट संबंधी है उससे विवाह वर्जित है, विवाह नहीं कर सकते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में देखिए, अपने जो निकट संबंधी आप उससे विवाह कर सकते हैं, उसे शुभ माना जाता है। वहाँ पे नागालैंड के हिंदू का अलग कल्चर है,
नॉर्थ ईस्ट के हिंदू का अलग कल्चर है, कश्मीर के हिंदू का अलग अलग कल्चर है, गुजरात के हिंदू का अलग कल्चर है, बिहार उत्तर प्रदेश के हिंदू का अलग कल्चर है, साउथ के हिंदू का अलग कल्चर है। तो हिंदू कम्युनिटी में भी जगह जगह पे अपना अलग अलग कल्चर है। मुस्लिम कम्युनिटी का भी यही हाल है। केरला का जो मुस्लिम होगा, बिहार का मुस्लिम होगा, जमीन आसमान का अंतर होगा, दोनों का बिल्कुल कल्चर अलग है। संविधान द्वारा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में स्थानीय रीति रिवाज को सुरक्षा दी गई है, ये भी सही है। यानी एक तरह संविधान ने नागालैंड, मेघालय, मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाज को सुरक्षा दिया। यानी संविधान इन लोगों के, जो नॉर्थ ईस्ट का कुछ राज्य है, वहाँ के स्थानीय रीति रिवाज को प्रोटेक्शन देता है। यानी वहाँ के जो समान नागरिक संहिता नहीं बोलूँगा, लेकिन वहाँ की जो नागरिक संहिता है, वहाँ पे जो उन्होंने उत्तराधिकार का कानून बनाया है, यहाँ पे जो वहाँ पे जो कुछ लोग हैं जिन्होंने, जो विशेष रूप से यहाँ पे ट्राइब है, तो वहाँ के जो ट्राइब है जिन्होंने अपना कानून बनाया, एक तरफ संविधान उसको संरक्षण देता कि हाँ ट्राइब का कानून जिंदा रहना चाहिए। ट्राइब में भी देखिएगा शादी का अलग कानून है, विवाह का अलग कानून है, उत्तराधिकार का अलग कानून है, तलाक का अलग कानून है। तो विभिन्न ट्राइब का अपना अलग अलग कानून है। तो संविधान एक तरफ इसे संरक्षण देता है, दूसरी तरफ वही संविधान आर्टिकल 44 के माध्यम से इस संरक्षण को समाप्त करने की बात करता है। समान नागरिक संहिता मुद्दा किसी सामाजिक या व्यक्तिगत अधिकारों के मुद्दे से हटकर एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। निश्चित तौर पे लगातार हम लोग देखते हैं जब चुनाव होता है तब समान नागरिक संहिता की बात होती है। अगर कायदे से समान नागरिक संहिता को आपको लागू करना है देश में, तो चुनाव के समय ही बात क्यों होती है? जब चुनाव नहीं है तब बात होना चाहिए, व्यापक चर्चा होना चाहिए इस पर कि क्या इसका ड्रॉबैक है या क्या इसके सकारात्मक पॉइंट है। देश भर में इस पर डिटेल से चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब चुनाव होता है तभी क्यों चर्चा होती है? तो बेसिकली ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने या प्रचार करने की स्वतंत्रता संरक्षित करता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के विरुद्ध है। संविधान में अगर आप देखिएगा कई जगह आपको अंतर्द्वंद दिखेगा, और एक जगह अंतर्द्वंद अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 25 के तहत दिख जाएगा। यानी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है तो संविधान में दिए गए इस अंतर्द्वंद को समाप्त करने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 14 बोलता है कि विधि के समक्ष सब समान होगा, विधि के शासन की बात करता है, विधि के समान संरक्षण की बात करता है, विधि के समक्ष समानता की बात करता है। लेकिन अनुच्छेद 25 क्या करता है कि हर एक धर्म को यह अधिकार देता है कि वो कौन सा धर्म माने या ना माने, और जो व्यक्ति धर्म मानेगा तो धर्म के अनुसार उसकी अपनी प्रथाएं होगी, उसका अपना रीति रिवाज होगा, उसका अपना नागरिक संहिता होगा। तो यहाँ पे दोनों विभेद हो जाता है। अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 14 में विभेद यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि धर्म के अनुसार अपना उसकी नागरिक संहिता होती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने चर्चा आपके साथ किया है कि आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता देश में क्यों लागू होना चाहिए। पक्ष में मैंने कुछ तर्क दिया आपके साथ, विपक्ष में मैंने कुछ तर्क दिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ इतिहास में। 1985 में शाहबानो केस हुआ था। शाहबानो केस आप सभी ने जरूर नाम सुना होगा शाहबानो केस के बारे में। और शाहबानो केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यह दुखद है कि आर्टिकल 44 मृत होकर रह चुकी है, आर्टिकल 44 मर चुकी है। 1985 में शाहबानो केस में ऐसा कहा गया था। विधि आयोग का अपना पक्ष है, समान नागरिक संहिता को लेकर के विधि आयोग का अपना पक्ष है, और विधि आयोग और न्याय मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में समान नागरिक संहिता से संबंधित मुद्दों के समग्र अध्ययन हेतु विधि आयोग का गठन किया गया था। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के मुद्दा मूलाधिकार के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 25 के बीच में द्वंद्व से प्रभावित है। यानी विधि आयोग का भी मानना है कि जो समान नागरिक संहिता है उसके राह में सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो आर्टिकल 14 भारतीय संविधान के और आर्टिकल 25 के बीच में जो द्वंद्व है वो बेसिकली द्वंद्व है। विधि आयोग के अनुसार समाज में असमानता की स्थिति उत्पन्न करने वाली समस्त रूढ़ियां की समीक्षा की जानी चाहिए। यानी समाज में जितना भी असमानता स्थिति क्रिएट करता है सबका समीक्षा होना चाहिए। कहाँ कहाँ महिला पुरुष में असमानता है, कहाँ कहाँ ऊंची जाति नीची जाति में असमानता है, या कहाँ कहाँ असमानता हमें फील होती है, दिखता है, इस पर समीक्षा की जानी चाहिए। इसके लिए सभी निजी कानूनों को संहिताबद्ध करने की जरूरत है जिससे उनके संबंधित पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी तथ्य सामने आए। यानी जो जितना भी, जैसे हिंदू कोड बिल है या मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो अपना कानून है, उस सभी की समीक्षा होनी चाहिए, ये नीति आयोग का मानना था।
और वैश्विक स्तर पर प्रचलित मानवाधिकार के दृष्टिकोण से सर्वमान्य व्यक्तिगत कानूनों को वरीयता दी जानी चाहिए। ये भी विधि आयोग को मानना है। विधि आयोग को मानना है कि धर्म के जगह जो व्यक्तिगत कानून है उसको अधिक वरीयता दी जाने की आवश्यकता है। तो विधि आयोग ने इस पर स्पष्ट तौर पर उल्लेख नहीं किया, यद्यपि विधि आयोग को मानना था कि इसे लागू किए जाने की आवश्यकता। दोस्तों, मैंने कुछ आपके साथ पॉइंट रखा कि क्यों समान नागरिक संहिता जरूरी है हमारे देश में, क्यों इसे लागू किया जाना चाहिए, क्यों इसकी चर्चा हो रही है, समान नागरिक संहिता क्या है, समान नागरिक संहिता क्यों देश में लागू नहीं किया जाना चाहिए। ये सारे पर्सपेक्टिव मैंने आपके साथ चर्चा किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि क्यों देश में समान नागरिक संहिता होना चाहिए। अगर आपको लगता है होना चाहिए तो 2-3 पॉइंट अपने पक्ष में जरूर डालिएगा, और आपको लगता है कि समान नागरिक संहिता को लागू नहीं होना चाहिए तो भी अपने जस्टिफाई कीजिएगा। आप अपने कुछ पॉइंट डाल करके कमेंट सेक्शन में कुछ पॉइंट लिखिएगा कि क्यों समान नागरिक संहिता लागू नहीं होना चाहिए। तो आपका अपना मत क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।